गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हम हमारा पाठ साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे थे, जिसमें लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की अपनी यात्रा और उससे आगे तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र की यात्रा के बारे में बताया। मैंने पहले भी बताया कि यात्रा वृत्तांत इतना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि हम भी बहुत जल्दी ही इन रास्तों पर जाएं और इस यात्रा का आनंद उठाएं। कल तक हम पढ़ चुके थे कि लेखिका तिस्ता नदी के किनारे बैठी स्वयं को मंत्रमुग्ध सी पाती है और ऐसा लगता है कि वह इन सारे दृश्यों को आत्मसात कर ले और अपने हृदय में उतार ले, जिससे जब वो चाहे तब वो इन दृश्यों को पुनः अपनी आंखों के सामने जीवित कर सके। अब हम इससे आगे के पृष्ठों को आज देखेंगे। आज पृष्ठ नंबर 25। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा। अंजुली बेटा ये चीज, ओके। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौन था? हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। लेखिका स्वयं को इतनी कमजोर क्यों पा रही थी बेटा? क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रकृति इतनी विशाल है, वो हमें इतना कुछ देती है और हम उस प्रकृति का दोहन करते हैं अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण। तो वो स्वयं को इस स्थिति में नहीं पा रही थी कि वो यहाँ कुछ ऐसा संकल्प करे। तो उन्होंने यही एक प्रार्थना करी कि उनके भीतर जितनी भी तामसिकताएं हैं और बुरी भावनाएं हैं वो इसी बहते जल के साथ बहकर निकल जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। कि पहले जहाँ वह रात एकदम काली लग रही थी तो उसके गाने के साथ जब लोगों ने नाचना शुरू किया तो ऐसा लगा कि वह किसी परियों के देश में आ गई है जहां पर एक उत्सव था चल रहा है। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। संक्रमण दोनों का मिलन की है ना। जब उसके गाने का और लोगों की मस्ती का आपस में जब संयोग हुआ तो सब मस्ती से वहां पर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जो चांदा नृत्य प्रस्तुत किया, हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए। अवाक बिना मतलब मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकला। इतना आश्चर्यचकित होकर हम उस 50 इयर्स ओल्ड लेडी का डांस देख रहे थे। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता है इतना आनंद? लायुग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हो। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। दारू बेटा शराब। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। हम जाते ही इसीलिए हैं बेटा पहाड़ों पर कि हमें वहां पर स्नो मिले। तो कि उस लेखिका की आशा थी कि उन्हें उस हाइट पर बर्फ मिलेगी, लेकिन क्योंकि अप्रैल का महीना था और धूप तीखी होती है तो उस जगह लायुग में बर्फ नहीं थी। यहाँ पर घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, और शायद यही एक कारण था बेटा कि वहां बर्फ मिलेगी, क्योंकि प्रदूषण कम है। वहां पर टूरिस्ट नहीं जाते थे, प्रदूषण कम था, इसीलिए इस समय वहां पर गर्मी का वातावरण कम होगा क्योंकि वाहन कम है। तो इस
स्थिति से वहां पर अभी बर्फ मिल सकती है, ऐसा उस सिक्किमी युवक ने बताया। कटाव जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने बाहर आकर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ुप खा लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर है। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। ये धुंध थी, बारिश हो रही थी, रास्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वहां रोज गाड़ी चलाता था, उसे अंदाजा था रास्तों का, तो वो अपने अंदाज के बल पर वहां पर गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, है ना। मुट्ठी में आ गई थी जान की ऐसा रास्ता है, सकड़ा, बारिश है, फिसलन है, धुंध है, तो कि अब मस्ती वस्ती सब भूल गए थे लोग और एकदम क्वाइट हो गए थे कि कब ये रास्ता कंप्लीट हो। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था, कि मतलब इतने क्वाइट थे कि वो ब्रेथ जो कर रहे थे, सांस जो ले रहे थे, वो भी सुनाई दे रही थी। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, कि अगर आप शादीशुदा हो तो स्पीड को तलाक दे दो, स्पीड से गाड़ी मत चलाओ। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे घंटे बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर, कि मतलब उसने स्विट्जरलैंड जहाँ लोग जाने का सपना देखते हैं उस जगह को भी कटाव से कम बेहतर बता दिया था। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए बर्फ एकदम ताजा है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के जाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकालकर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो, बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी जब उसे देखा कि लेखिका नेपाली बोल रही है और वो नेपाल से था। तो होती है ना बेटा खुशी कि हमारे क्षेत्र की कोई भाषा बोले तो एक जो गर्व महसूस होता है, वो लेखिका ने जितेन की आंखों में देखा। उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। कि लेखिका ने सिर्फ बर्फ देखने की इच्छा की थी और यहाँ वो बर्फ जो गिर रही थी उसका आनंद उठाने के लिए तैयार थी। तिमरो माया से दे मलाई सताओ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव भुलाता है। चहूं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी था लगने लगी। प्रेम की झील में तैरते तैरते वह झूम झूम कर गाने लगा कि माहौल एकदम अच्छा हो गया, बर्फ गिर रही थी तो जितेन भी जो गाइड था उनका, उसको गाने का शौक था, तो वो भी अच्छे अच्छे गाने वहां पर गाने लगा। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नर्म नर्म बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था।
भीतर जैसे देवता जाग रहे थे। मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भरकर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूमथांग और जांगू लेक की तरह यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ जांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में फिर इसे देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, कि कहाँ उस महानगरीय जीवन में जहाँ गाड़ियों का, इंसानों का शोर शराबा है, कहाँ वेदों की रचना हो सकती है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये पवित्र और शांत क्षेत्र चुने होंगे इस तरह की अद्भुत रचनाएं करने के लिए। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा बड़ा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए, कि इतनी वहां पवित्रता, इतनी शांति और प्रकृति का इतना विराट रूप उस जगह लेखिका ने देखा था कि उसे लगा था कि यहाँ आकर किसी के भी मन में किसी तरह की कोई बुराई नहीं रह सकती। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया की। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हम सूखे कंटों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। सही है ना बेटा कि पहाड़ों पर जो बर्फ सर्दियों में गिरता है और जमता है वही गर्मियों में पिघलकर पानी बनकर हम तक पहुंचता है। तो ये किस तरह पानी को सहेज कर रखने की व्यवस्था प्रकृति ने की है, वरना क्या होता, पहाड़ों पर बारिश होती, सारा पानी उसी वक्त समुद्र में जाकर मिल जाता और वो इतनी बारिश हमारे लिए यूजलेस होती। लेकिन व्यवस्था देखिए, बर्फ बनकर जमा हुआ पानी गर्मियों में हम तक पहुंचता है जब हमें उस पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मणि ने अभिभूत होकर माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों को मैंने सोचा, पर तभी उदासी सी एक जीनी सी परत मुझ पर छा गई। उमड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी हमने देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी बेटूला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। ठीक है बेटा, आज हम पेज 27 तक ही पूरा पढ़ेंगे, इससे आगे के अंतिम 2 पेज हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।